हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब से हम पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर 2019 के सीटेट का एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन। और उसमें सबसे पहले करते हैं हम सीडीपी। जो सीडीपी 30 नंबर की हमारी जो सीडीपी आती है उसके क्वेश्चन देखेंगे हम आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसका कौन सा ऑप्शन सही है बस इतना ही करेंगे, नहीं। हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों हुआ। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसमें क्या पूछा गया? भाषा के अर्जन यानी भाषा को ग्रहण करने और विकास, उसका विकास करने के लिए हमसे उसकी जो अवस्था है वो पूछी गई है इसमें हमसे। ठीक है, अर्जन ग्रहण करना और विकास के लिए जो अवधि होती है वो पूछी गई है। तो क्या कौन कौन सी अवधि हम बच्चे के विकास में कौन कौन सी अवधि को बारे में डिस्कस करते हैं? तो जो 0 से लेके 2 तक होती है हमारी, यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक कौन सी अवधि होती है? शैशव अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। 2 से लेके 6 तक होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 तक होती है हमारी मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था भी हम कह सकते हैं उसे। फिर आती है हमारी किशोर अवस्था। 12 से लेके 18 तक की जो अवधि होती है हमारी वो होती है किशोर अवस्था। तो इसमें क्या होता है, बच्चा कब बोलना शुरू करता है, उसका विकास, भाषा का विकास कब होता है वो हमसे पूछा गया है। इसमें क्या आएगा कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेते ही तो नहीं बोलना शुरू करता। तो जो शैशवावस्था की अवस्था है हमारी 0 से लेके 2 वर्ष में, उसकी जो लास्ट लगा लो, जैसे शैशवावस्था का लास्ट है यानी 1.5 साल के बाद में 2 साल का लगभग होने वाला था तभी वो बोलना शुरू करता है और उसके भाषा का विकास शुरू हो जाता है। इसमें क्या आएगा, 2 वर्ष के बाद वाली जो अवधि है वो हमें दी हुई है ऑप्शन में, तो उसका राइट आंसर जो है प्रारंभिक वाली अवस्था हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो अलग है। पहला है जन्म पूर्व अवधि, क्या जन्म से पहले ही बच्चा बोलना लग जाता है? ये तो गलत ही दिख रहा है साफ ही। बाकी है मध्य वाला अवस्था, किशोर अवस्था, जो कि दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसमें क्या पूछा गया है, जो लॉरेंस कोलबर्ग है, और लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया हमारा? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और उसमें उसने क्या क्या बताया था कि बच्चा नैतिकता का पालन कब करता है, इसके बारे में उसने बताया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें से उसने 3 अवस्था बताई इस सिद्धांत में और 6 उसके स्तर बताए थे। तो जो 3 अवस्था बताई है वो कौन कौन सी बताई थी? पूर्व परंपरागत अवस्था, जो बीच वाली है वो हमारी परंपरागत अवस्था, और जो लास्ट वाली है वो पश्च परंपरागत अवस्था। जो पहली वाली हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था है उसमें 2 स्तर बताए उसने, यानी 3 तो उसने बताई है अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत अवस्था और पश्चिम परंपरागत अवस्था। उसके 6 स्तर बताए हैं। कितने? 6 स्तर बताए हैं। तो पहली वाली के 2 स्तर कौन से हमारे? बच्चा नैतिकता का पालन कैसे करता है ये बताना है। तो पहले बच्चा या तो दंड से करेगा या आज्ञा का पालन करेगा। तो पहली होगी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जो पहली हमारी पूर्व परंपरागत है उसके जो 2 स्तर है वो पहला, उसमें से पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है सरल अहंकार, यानी बच्चा लेन देन से यांत्रिक सापेक्ष का व्यवहार करेगा। यानी जो बच्चा, मान लो बच्चा एक दिन अपनी पेंसिल ले जाना भूल जाता है तो अपने सहपाठी से बोलेगा कि आज तू मुझे पेंसिल ले दे, कल मैंने तुझे दी थी, यानी लेन देन वाला व्यवहार करेगा। ये हो गई हमारी पहली अवस्था के 2 स्तर हो गए। दूसरी आती है परंपरागत अवस्था, उसके 2 स्तर है। उसमें पहला है प्रशंसा पाने के लिए बच्चा करता है, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली अवस्था हो गई।
और उसकी जो दूसरी स्तर है वो कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति, यानी जो समाज है उसके जो मापदंड है, जो कानून है, उसके प्रति सम्मान रखता है बच्चा की ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, यानी उसका पालन करता है बच्चा। तो दो स्तर इसके हो गए। जो तीसरी अवस्था है हमारी पश्च परंपरागत अवस्था, उसके तो स्तर कौन से हैं? पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, कि बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ बोलता है कि नहीं, ऐसा करने पर इसके साथ अन्याय होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा, यानी वो समझौता करता है कि उसके लिए ये सही है, उसके लिए ये सही है, यानी जो कानून, जो मापदंड बनाए हैं उनके प्रति विरोध करेगा, यानी उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेगा। तो ये पहली होगी सामाजिक समझौते की अवस्था। और उसके जो दूसरा स्तर है वो कौन सा है? आंतरिक विवेक, यानी इस अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो अंतरात्मा से सोचना शुरू कर देता है, अपने आंतरिक विवेक से, अपनी जो खुद की जो सोच है उस हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। इसमें क्या किया, लॉरेंस कोलबर्ग की जो तीन अवस्थाएं वो देख ली हमने, और जो 6 स्तर बताए हैं वो देख लिए। तो इसमें हमें पूछे गया नैतिक विकास की एक अवस्था, यानी सीधा सीधा इसमें यही पूछा गया कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी अवस्था दी है। ऑप्शन में कौन सी दिख रही है हमें ऐसी जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो 2 नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो ठीक है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था जो दूसरी अवस्था में थी परंपरागत में, उसमें ये वाले स्तर बताया है एक, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अलग वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो क्या करता है एक शिक्षक कक्षा में, यानी एक टीचर है जो कक्षा में पढ़ा रहा है, वो क्या करता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के अधिक ध्यान देता है, यानी वो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि एक शिक्षक लड़के और लड़की में भेदभाव कर रहा है, यानी जो जेंडर है उसके हिसाब से कक्षा में उसने भेदभाव कर रखा है कि वो लड़कियों से चर्चा में भागीदारी नहीं लेवाता है और लड़कों को ज्यादा भागीदारी देता है, उन्हीं से हर सवाल जवाब करता है, उन्हीं पे ज्यादा ध्यान देता है। इसमें हमसे यही पूछा गया कि ये किसका उदाहरण है, कि एक शिक्षक ऐसा कर रहा है तो वो किसका उदाहरण है? तो ये साफ ही दिख रहा है हमें कि ये जेंडर पक्षपात, यानी जो हमारा लिंग का भेदभाव है वो कर रहा है टीचर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता इन जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जो लिंग का भेदभाव चल रहा है कि लड़के को ये काम करना है, लड़की को ये काम करना है, उनका जो एक दायरा फिक्स कर रखा है, उस दायरे को हटाने के लिए, यानी उस दायरे को कम करने के लिए हमें जो प्रभावशाली पद्धति अपनानी है वो हमसे पूछेगी कि किस प्रकार उसको हम कम कर सकते हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, यानी जो लिंग का भेदभाव है उसको एक मुद्दा बनाकर क्लास में उसमें डिस्कस करना, एक चर्चा का विषय बनाना कि कैसे हम इसको कम करें। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो ये इसका राइट होगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं कौन सा ठीक है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम भूमिकाएं यानी एक लिंग की भूमिका को हम फिक्स कर देंगे और उसी भूमिका को महत्व देंगे तो ये तो कम थोड़ी ना करे, तो हम बढ़ा रहे हैं उसको, तो ये भी ठीक नहीं है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी अलग अलग जो लिंग है हमारे उनके अलग अलग खेल के समूह यानी अलग अलग ग्रुप बना देना, ये भी गलत है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यानी उनको अलग अलग ही बैठा देना, खुद ही उनको अलग कर देना, तो ये तो कम थोड़ी ना कर रहे, तो हम बढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका राइट, कि उनके बारे में चर्चा करें कि कैसे उसको कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिए? यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक आ गया तो कौन आ गया, वाइगोत्स्की आ गया। कौन से मनोवैज्ञानिक आ गए, वाइगोत्स्की आ गए, जिन्होंने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था
कि बच्चे का विकास समाज में रह के और संस्कृति को साथ में लेके होता है। ठीक है। और उन्होंने इसमें और क्या क्या किया था, जेडपीडी के बारे में बताया है कि जेडपीडी क्या है कि बच्चा एक स्तर तक तो खुद विकास कर सकता है, पर बाद में उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको हमने क्या कहा था, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है। जेडपीडी क्या हो गया हमारा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें जो हमारा ये मनो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोस्की द्वारा दिया हुआ, उसमें इन्होंने दो तीन बातों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया। एक जेडपीडी के बारे में, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जेडपीडी हो गई हमारी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कि बच्चे का विकास एक स्तर तक तो बच्चा खुद कर सकता है, पर बाद में उसको एक शिक्षक की लगा लो, एक माता पिता की लगा लो, एक सहारे की जरूरत पड़ती है, उसके साथ वो अपना विकास अच्छे से कर सकता है, जिसे MKO कहा गया है। और इसमें उन्होंने और क्या कहा है कि बच्चा अपने आप से जो बातें करता है, अपने आप से व्यक्तिगत जो वार्ता करता है, उस पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किए कि बच्चा जो अपना विकास बच्चे कर रहे हैं, उसमें अगर वो कोई काम करते करते अपने आप को गाइड कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो इस बारे में इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि ये जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विषय के प्रभाव वाला, ये सिद्धांत किसने दिया है, यानी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो मनोवैज्ञानिक कौन थे, लेव वाइगोस्की। 2 नंबर ठीक होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिक्सो पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी 5 साल की नजमा है, वो एक पहेली सोल्व कर रही है और वो अपने आप से ही बातें कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, जिसे जूता पूरा बन जाएगा, ये वाला नहीं, जो गाढ़े रंग वाला नीला है उसका जो टुकड़ा है वो कहाँ पे है। तो ऐसा इस प्रकार के वाक्य को वाइगोस्की ने किस संबोधित किया था, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्या लग रहा है इसमें, क्या अभी मैंने पहले ही आपको बताया है कि वाइगोस्की ने किसके बारे में बताया है, व्यक्तिगत वार्ता, यानी आत्म यानी निज वार्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है कि ये बच्चा जो अपने आप से बातें करता है वो उसके विकास में सहायक होती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, व्यक्तिगत वार्ता राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसमें क्या पूछा है, बच्चे को संकेत देना यानी बच्चे को समझाना जब उसको जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले खुद ही समझाने लगे, नहीं, बच्चा एक सीमा तक खुद कर सकता है, तो उसके बाद उसको किसी उससे ज्यादा नॉलेज वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है, तो उसको संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया। तो ये किसका, जेडपीडी वाला जो हम अभी मैंने बताया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया हमारा ये। इसमें जो हम सहयोग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पाड़िया ढांचा, स्केफोल्डिंग। तो क्या आ जाएगा इसका, 4 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। इसमें क्या आ गया, इस वाले क्वेश्चन में आ गया हमारा जीन पियाजे। जो पहले वाले 3 क्वेश्चन थे वो वाइगोत्स्की वाले से आ गए, ये वाला क्वेश्चन आ गया जीन पियाजे के सिद्धांत से। तो क्या देख रहे हो आप, जो हमारे सिद्धांत दिए हैं उसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, तो आपको इन जो सिद्धांत दिए इनको अच्छे से करना है। और इस चैनल पे भी मैंने आपको जीन पियाजे वाला, वाइगोत्स्की लगा लो, कोलबर्ग वाले जो सारे सिद्धांत है वो अच्छे से करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें क्या है, जीन पियाजे वाले सिद्धांत के बारे में पूछा गया है
तो सबसे पहले जीन पियाजे का नाम देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसमें कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 4 अवस्थाएं बताई। पहली बताई सेंसरी मोटर स्टेट, जो हमारी इंद्रियगामक अवस्था है वो बताई। दूसरे नंबर पे बताई प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो पहले की अवधि थी वो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट वाली कितनी थी? 2 से लेके 6 वर्ष तक। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 6, और 6 से 12 वाली आ गई हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। फिर आगे आती है हमारी औपचारिक अवस्था, जो सबसे लास्ट वाली अवस्था है। 4 अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे ने। तो जो पहली हमारी इंद्रियगामक अवस्था, उसमें बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रियगामक अवस्था में, एक तो इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, और दूसरा अनुकरण करके सीखता है। ये दो इसकी विशेषताएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। विशेषताएं तो और भी बहुत है, पर ये दो इम्पोर्टेंट है। और जो ये वाली अवस्था खत्म होती है, खत्म होते होते बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लग जाता है। और जो नेक्स्ट अवस्था है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? और क्या क्या गुण होते हैं इसमें प्राक संक्रियात्मक अवस्था में? एपल्टन का गुण होता है, बच्चे की भाषा का विकास हो जाता है अच्छे से, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 3 नंबर की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है? इसमें बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है, केंद्रीयकरण का गुण आ जाता है, बल्टा अलटने पलटने लग जाता है, यानी वापस से केंद्रीकरण का गुण आ जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और जो लास्ट अवस्था है हमारी औपचारिक अवस्था, उसमें बच्चे में अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करने लग जाएगा। इसमें बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी सोचने लग जाएगा। इससे पहले वाली अवस्था है उसमें बच्चा सिर्फ जो मूर्त विषय जो उसको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के बारे में सोचेगा। और जो लास्ट वाली अवस्था है उसमें अमूर्त विषयों के बारे में भी सोचने लग जाएगा। निगनात्मक तर्क विकसित हो जाएगा उसमें। तो इसमें हमें जो 3 नंबर की अवस्था है उसकी विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो 3 नंबर की अवस्था में क्या होगा? संरक्षण का गुण होगा कक्षा समावेशन, या कक्षा में अपने आप को समावेशित कर लेगा वो, ये वाला गुण होगा इसमें। तो ये इसकी विशेषता होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीन पियाजे के सिद्धांत से ही है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, उसमें से उसने जो कई शब्दों का यूज किया वो पूछा गया हमसे। तो क्या क्या यूज किया उसने? सबसे पहले तो उसने स्कीमा का यूज किया। स्कीमा क्या है हमारी? जो व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं वही हमारी क्या है? स्कीमा है। क्या है वो? एक स्कीमा है हमारी। और क्या क्या यूज किया उसने? आत्मीकरण का। आत्मीकरण क्या है? बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके सीखता है। जैसे बच्चे को पता है कि पतंग आसमान में उड़ती है, ठीक है, उसने पहले ये उसके पास ये ज्ञान है। वो जैसे ही कोई पक्षी को आसमान में उड़ता हुआ देखता है तो बोलता है पतंग। तो यानी उसने अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर लिया, और यानी उसने आत्मीकरण कर लिया कि ये पतंग है। पर उसको बाद में पता चलता है नहीं ये तो पतंग नहीं, ये एक पक्षी है। उसमें उसने संशोधन कर दिया। क्या किया उसने? उसने संशोधन कर दिया, यानी समायोजन कर लिया उसने, थोड़ा संशोधन कर दिया, यानी कि ये पक्षी है। पर कुछ टाइम बाद उसको और पता चलता है कि पक्षी एक प्रकार का नहीं तो बहुत प्रकार के होते हैं जो उड़ते हैं अपने पंखों के साथ। यानी उसने और ज्ञान इकट्ठा कर लिया, यानी उसने उसमें संतुलीकरण कर लिया कि पतंग क्या होती है और पक्षी क्या होता है। यानी किस किस का यूज किया उसने? स्कीमा का यूज किया, ठीक है, समायोजन का, संतुलीकरण का, आत्मीकरण का। इसमें हमसे यही पूछा गया है कि वो शब्द बताइए जो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में यूज किया। तो पहला स्कीमा इसमें दिया है जो राइट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसमें क्या पूछा गया? आकलन, यानी आकलन क्या हो गया हमारा? आकलन मूल्यांकन का ही एक भाग है, पर आकलन हम करते हैं बच्चे का, एक दिन में लगा लो, एक हफ्ते में लगा लो, यानी जो हर रोज हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका जो आकलन कर रहे हैं वो है हमारा आकलन, असेसमेंट, कि बच्चे ने आज जो पढ़ाया उसमें से कितना सीखा, अगर उसको समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में नहीं आया, उसकी कमी कहाँ पे है, वो सब देखना और उसमें सुधार करना, वो है हमारा आकलन। और यही इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज जो हमने बच्चे को सिखाया है वो बच्चे के समझ में आया है या नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या हमारी जो शिक्षण विधि है वो सही नहीं है, क्या जो क्लास का वातावरण है वो सही नहीं है, या उसकी जो बैठने की व्यवस्था है वो सही नहीं है, यानी क्यों कमी रह गई है उसमें, उसको सुधार करना, ये सब आकलन के उद्देश्य है। और यही सबसे पहले हमें यही देखना है कि बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो ही देखना है, यही आकलन का उद्देश्य है। और मूल्यांकन तो बहुत बड़ा हो जाता है, जो लास्ट में हम बच्चे का करते हैं उसको धीरे धीरे सुधार करके हमने जो लास्ट में प्रोग्रेस देखते हैं बच्चे की, वो है हमारा मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन बड़ा हो गया, आकलन उसका एक पार्ट हो गया हमारा। प्राथमिक उद्देश्य यानी इसका प्रथम उद्देश्य पूछा गया कि सबसे पहले हमें आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो पूछा गया है, तो क्या आएगा इसमें? देखिए 2 नंबर जो ऑप्शन है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, यानी जो अवधारणाएं जो हमने पढ़ाया है उसमें बच्चे को कहाँ दिक्कत है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसको लेकर क्या प्रॉब्लम है बच्चे की, उसी को देखना, यही उसका प्राथमिक उद्देश्य, ये राइट है। नेक्स्ट के हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, तो क्या होगी? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, ये पूछा गया हमसे, यानी इसमें ये पूछा गया है कि बुद्धि के बारे में क्या सही है वो पूछा गया। तो बुद्धि क्या हमारी? समायोजन करने की क्षमता, अतार्किक चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, ये सब बुद्धि है हमारी। और बुद्धि हार्वर्ड गार्ड ने कितने प्रकार की बताई है? 9 प्रकार की बताई है, कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, जरूरी नहीं है हर बच्चा एक ही प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करे, नहीं, किसी में भाषाई बुद्धि हो सकती है, किसी में संगीतक बुद्धि हो सकती है, यानी कोई गाने में अच्छा, कोई खेलने में अच्छा, कोई पढ़ने में अच्छा, सबकी अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, यानी बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, जरूरी नहीं है एक ही प्रकार की बुद्धि हर बच्चा प्रदर्शित करे, ये जरूरी नहीं है। इसमें हमसे ये पूछा गया कि बुद्धि को लेके इसमें जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है वो पूछा गया है, तो कौन सा लग रहा है इसमें? देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, यानी बुद्धि का एक रूप नहीं है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, तो जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये इसका विशेषता है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, यानी रूही कोई बच्ची है, उसके सामने अगर समस्या आती है तो वो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं सोचेगी, एक से ज्यादा सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करती है, और वो सब जो सॉल्यूशन सोचती है, वो जो समाधान निकालती है वो सब मौलिक होते हैं, तो वह रूही किस गुण का प्रदर्शन कर रही है ये हमसे पूछा गया। तो ये क्या हो गया? जो एक ही समस्या का समाधान करेगा, ठीक है, उसमें बुद्धि है पर वो एवरेज में आएगा, ठीक है, पर हम अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकालते हैं कि नहीं ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर इसको ऐसे करेंगे तो इसका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग सोच रही है, यानी सृजनात्मकता के बारे में है ये वाला क्वेश्चन। तो कौन से गुण का प्रदर्शन करेगी रूही? सृजनात्मक विचारक, जो पहला ऑप्शन है हमारा सृजनात्मक विचारक के बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें क्या पूछा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी एक कक्षा में एक टीचर पढ़ा रहा है, यानी वो उनको सिखा रहा है, अधिगम करवा रहा है टीचर,
अपनी शिक्षण विधियों के द्वारा। पर वो कक्षा में क्या देखता है, जो हमारे वंचित समूह है, यानी जो पिछड़ा वर्ग बोलते हैं हम, जिसे हम जो वंचित समूह है हमारे, यानी जिनके पास हर प्रकार की सुविधा नहीं होती, वो किसी प्रकार से वंचित है, उनके जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उसकी भागीदारी, यानी वो कक्षा में पढ़ाता है तो उसमें वो जो बच्चे हैं वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो भागीदारी है वो कम है। तो ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, कि ऐसे बच्चों को जो भागीदार हम बन रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए विद्यालय। नहीं, ये तो गलत है, नेगेटिव भी हो गया ये तो। नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी एक टीचर को कक्षा में जैसी स्थिति बन रही है उसको वैसे ही चलते रहना देनी, उसमें ना सुधार करना, ना उसको चेंज करना, ना जैसा है वैसा चलते रहो। ये भी नेगेटिव हो गया। तीसरा क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी ऐसे जो विद्यार्थी हैं वंचित समूह वाले, उनसे टीचर को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव बताना है कि एक शिक्षक को कैसे उसमें उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, वो सोचना है हमें। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो देखिए, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, तब बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो यही इसका राइट होगा। यानी एक टीचर को सोचना चाहिए कि उसकी क्या शिक्षण विधि में कमी है, जो ये बच्चे भागीदार नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए और नए नए तरीके ढूंढ के उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक के विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के बारे में पूछा गया है। एक समावेशी कक्षा क्या होगी? जिसमें हर प्रकार का बालक होगा, उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बना रखे हैं, ये कमजोर बच्चों का ग्रुप हो गया, ये थोड़े एवरेज वाले हो गए, ये प्रतिभाशाली बच्चों के, ऐसा नहीं, सबको एक साथ पढ़ाना है। वो हो गई हमारी समावेशी कक्षा। तो इसमें क्या पूछा गया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के बारे में क्या करना चाहिए, यानी जो एक शिक्षक पढ़ाएगा कक्षा में, उसको जो योजनाएं बनाएगा कि आज मैं बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो योजनाएं तो उसको बनानी पड़ेगी, तभी वो अपना जो शिक्षण कराएगा वो अच्छे से करवा पाएगा। ऑप्शन क्या इसमें, तैयार नहीं करना चाहिए, यानी जो योजना वो बना रहा है उनको तैयार नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो नेगेटिव होगा, ये गलत है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करना है हमें। योजनाओं को क्या करना चाहिए, उसे तैयार रखना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं हर रोज करना चाहिए, तभी तो वो अच्छा से अपना जो शिक्षण करवाएगा वो अच्छे से करवा पाएगा। नेक्स्ट क्या है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये वाला राइट है, यानी सक्रिय रह के उसको तैयार करना होगा योजनाओं को, तभी ठीक होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पठन वैफल्य बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या है, यानी ये क्वेश्चन है हमारा जो अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक है, उसमें से है पठन वैफल्य, यानी पढ़ने में एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो ये किस प्रकार का लक्षण है वो हमसे पूछा गया है। कौन कौन सी होती है, डिसलेक्सिया जो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, जो हमारी अधिगम क्षमताएं है उनके पूछा गया। तो पढ़ने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, बच्चा एक कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाएगा, रुक रुक के पढ़ेगा या स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा होगा पठन वैफल्य में। तो यही हमसे पूछा गया, न्यून अवधान विकार, क्या ये कोई न्यून अवधान विकार है? नहीं। अपसारी चिंतन तो संरचनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ऐसा तो नहीं है, उसमें तो अक्षमता है यानी कमी है, तो ये वाला भी गलत है। तीसरा क्या, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये राइट है, 3 नंबर इसका ठीक है। तो आज हमने क्या किए, 15 क्वेश्चन किए हैं, जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।